वो भर देगा? नहीं भरेगा, क्योंकि आपको जो पिछले संविधान था उसमें तो स्पष्ट लिखा था समानुपातिक समावेशी तरीके से मधेसियों को प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन सेना में लिया आपको नहीं लिया। एक जो सेना का मंत्री था, मतलब क्या शरद सिंह भंडारी जी, वो बोला नहीं मधेसियों को लेना चाहिए, तो उसको तुरंत जो है राजीनामा देना पड़ा, नहीं देना पड़ता। तो मान लीजिए संघीयता हो भी जाता है, 2 प्रदेश मिल भी जाता है तो लड़ कट के, तो आपका समस्या समाधान नहीं होगा। आपके जिला में सीडीओ मतलब आपको पहाड़ी ही रहेगा, जो कि आपके बच्चे को नागरिकता दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है ना। तो फिर पासपोर्ट कहाँ से बनेगा? नागरिकता नहीं रहेगा, पासपोर्ट नहीं बनेगा तो यहाँ कैसे आएंगे मान लीजिए, है ना। देखिए, या नौकरी कैसे मिलेगा आपको? नौकरी अप्लाई करने के लिए आपको तो नागरिकता होना चाहिए। उसी तरह से आपको जो सेना कैंप नहीं हटेगा, है ना, सेना कैंप नहीं हटेगा, बजट कौन बनाएगा, बजट कौन बांटेगा? प्रदेश का सरकार बनाएगा बजट, उसको कहाँ से पैसा मिलेगा? उसको तो काठमांडू से आएगा ना। तो काठमांडू नहीं देगा तो क्या करेगा, कैसे विकास करेगा? कुछ नहीं कर सकता है वो, है ना। तो संघीयता जो है आपको समाधान नहीं है हम लोगों की समस्या, है ना। तो समस्या का समाधान जो क्या है, तो मतलब आजादी ही, है ना। तो जैसे संघीयता आने से क्या जो मधेश में जो सेना है उसमें मधेसी को जगह मिलेगा? नहीं मिलेगा। संघीयता आने से नागरिकता का समाधान नहीं होगा, या देश पे जो कब्जा जो पहाड़ियों का है वो नहीं हट पाएगा। क्योंकि देखिए, किसी भी देश में जो है आपको 4 चीज जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, देश में शासन के लिए 4 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे क्या 4 चीज बहुत महत्वपूर्ण है? तो आपको नंबर 1 सेना है। सेना किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि मान लीजिए आप कोई लड़ झगड़ कर कोई संविधान बना भी देते हैं, तो सेना चाहेगा तो उसको 2 मिनट में हटा देगा। जैसे कि आप लोग पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए, है ना। वहाँ पे टाइम पे सरकार बदलते रहता है ना, और कुछ मतलब कानून बदलता है, संविधान बदलता है, लेकिन आर्मी को जब मन करता है सबको पकड़ के बंद कर देता है ना। जैसे आपको भुट्टो को मान लीजिए, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दिया, या और भी कई लीडर को वहाँ पे फांसी दिया है। तो आपको जब चाहेगा तब जो है हटा देगा। जैसे नवाज शरीफ को हटा दिया, बेनजीर भुट्टो को हटा दिया, उसके बदले में कभी जियाउल खान आ जाता है, कभी उसके बदले में क्या नाम है, मुशर्रफ आ जाता है। कहने का मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी भी देश में सेना होता है। तो मान लीजिए संघीयता आ भी गया तो उसमें आपको हिस्सेदारी नहीं देगा। इसका प्रमाण है शरद सिंह को राजीनामा देना पड़ा, है ना, इसका यही प्रमाण है। उसी तरह से दूसरा प्रमुख चीज क्या होता है? अदालत, है ना। अदालत लड़ झगड़ कर मान लीजिए आपको संघीयता मिल भी गया, 2 प्रदेश आ गया, तो अदालत तो उन्हीं लोगों के पक्ष में रहेगा। अदालत जब चाहेगा जो अधिकार मिला है उसको खारिज कर देगा। जैसे कि पहला संविधान सभा का खारिज किसने किया? अदालत ने किया, है ना। पहला जो संविधान सभा था उसको मौत के घाट किसने उतारा? तो अदालत ने उतारा। जब उसको लगा कि यह संविधान सभा जो है, क्योंकि उसमें मधेसी सबका संख्या काफी था, जनजाति सबका संख्या काफी था, आदिवासी सबका संख्या काफी था, मुसलमान सबका प्रतिनिधित्व अच्छा खासा था, तो ये सब मिलकर जो है, जो पीड़ित पक्ष है, सब यूनाइट हो जाएगा और एक संविधान बना देगा। उसको लगा क्या किया, तो उसने विघटन कर दिया, संविधान सभा को विघटन कर दिया। तो अदालत तो हमेशा पहाड़ उसी सत्ता का जो मतलब शासक लोग हैं उन्हीं लोगों का रहेगा। उसमें मधेसी एक आध आदमी घुस जाएगा, वो घुसने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप ऐसे दुबक कर बैठा रहेगा, है ना। तो उसी तरह से तीसरा प्रमुख चीज जो है आपको किसी भी मतलब देश में, जैसे सेना और अदालत जैसा तीसरा प्रमुख चीज जो क्या होता है आपको? खजाना होता है। किसी भी देश का खजाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो खजाना, नेपाल में खजाना का मतलब क्या हुआ? अर्थ मंत्रालय हो गया, अर्थ मंत्री हो गया, अर्थ सचिव हो गया, योजना आयोग हो गया और राष्ट्र बैंक हो गया। यही बाढ़ करेगा पैसे का। तो कितना भी मधेसी सब लड़ झगड़ ले, तो इन जगहों पर मधेसी को नहीं पहुंचने दिया है। क्योंकि पिछला संविधान सभा में तो मधेसी का इतिहास में सबसे ज्यादा उपस्थिति तो वही था ना, उतना तो कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब जो बना है संविधान उसमें तो नंबर ही कम कर दिया है और रिप्रेजेंटेशन ही कम है, तो उतना तो कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो उसमें भी जो है आपको खजाना तक मधेसी सब नहीं पहुंच पाया, है ना। योजना आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होते हैं, उपाध्यक्ष जो है नहीं बन पाया मधेसी, है ना। सदस्य सचिव नहीं बन पाया, या राष्ट्र बैंक का गवर्नर आज तक नहीं बन पाया, न भविष्य में बनेगा। या आपको जो है अर्थ सचिव कभी मधेसी नहीं बना है, न बनेगा।
तो ऐसे प्रमुख जगह पे मधेसी को नहीं घुसने देगा, वो लोग बंद करके रखा रहता है ना। जैसे यहीं पे कंपनी सब रहता है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में एचआर हो गया या अकाउंट हो गया, जहाँ का कंपनी वाला रहता है सीरियन है तो सीरियन को ही तो कुछ सार को रखा रहता है, या जैसे पाकिस्तानी कंपनी है तो और चीज में सबको देता है नौकरी, लेकिन वो 2-3 जगह जो है फिनांस में हो गया, एचआर में हो गया, वो नहीं देता है ना। उसी तरह का बात है ना, उसी तरह का बात है। तो संघीयता आ जाने के बाद भी आपको जैसे खजाना तक आप नहीं पहुंच पाइए, खजाना तक जो है वही लोग रहे, खजाना तक जब आप नहीं पहुंच पाएंगे तो मान लीजिए 40 तो भी मधेसी मंत्री बन जाएगा तो हालांकि मार्ग बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। जबकि पिछले बार भी आपको विजय कुमार गस्सेदार जो है सड़क का मंत्री बना था, हृदय त्रिपाठी सड़क का मंत्री बना था, और आपको बिमलन निधि सड़क का मंत्री बना था, लेकिन वो नहीं बना पाया ओला की मार्ग, क्योंकि ये लोग निर्णय कर ही नहीं पाएगा। पैसा जहाँ से मतलब मिलना चाहिए वहां से नहीं आएगा तो क्या करेगा, फड़फड़ा कर मर जाएगा और अपने ही लोगों का गाली सुनते रहेगा और मुंह छुपा के चलेगा मधेश में जब आएगा तो, है ना, कुछ नहीं कर पाएगा। चाहकर भी मान लीजिए आदमी अच्छा भी हो तो कुछ नहीं कर पाएगा 1 मिनट के लिए, ठीक। तो उसी तरह से चौथा प्रमुख चीज क्या होता है आपको, तो किसी भी मतलब देश में जो बुद्धिजीवी वाला क्षेत्र है, जैसे आपको कैलाली में थारुओं पे अत्याचार हुआ, लेकिन समाचार क्या बना कि आपको जो है 7 पुलिस वाली को थारू लोग जो है मार दिया, यही समाचार आया, दुनिया भर का लोग यही समाचार सुना, है ना। ये नहीं कहीं किसी जगह आया कि थारुओं पे कितना अत्याचार हुआ था, किसी समाचार में कभी नहीं आया, क्योंकि समाचार के ऊपर किसका पकड़ है, तो आपको पहाड़ियों का है, कांतिपुर का संपादक कौन है ना, गोरखापत्र का संपादक कौन है, नागरिक का संपादक कौन है, अन्नपूर्णा टाइम्स का पोस्ट का संपादक कौन है। ऐसा जो विचारक सब वाला जगह जो है, बुद्धिजीवी वाला जगह जो है, उसमें आपको घुसने नहीं देगा। एक आध तो कहीं पे कोना उना में कोई दीपेंद्र झा का, कोई तुलानारायण शाह का जो है मतलब या विजयकांत कर्ण का जो कहीं पे छप जाएगा, लेकिन मूल जगह पे कभी नहीं छपेगा, है ना। तो मूल जगह उसी तरह से बुद्धिजीवी वाला क्षेत्र कौन होता है, आपको एक जो है मतलब आपको मानव अधिकार संगठन सब, तो उसमें तो सारा पहाड़ी लोग है ना। जैसे अभी इंसेक करके एक पहाड़ी सबका एक संगठन है, ये मालिक के निकट है, वो एक मतलब सप्तरी में ही पहले स्मगलिंग करता था, पैकुरेल बंधु सब है, स्मगलिंग करके आपको जो बैंकॉक से सोना लाता था, क्योंकि हम निजी रूप से जानते हैं उनको, उन लोगों का इतिहास वही है, जो आपको बैंकॉक से सोना लाकर जो है स्मगलिंग करता था, जो उन लोगों का सबसे जो बड़ा भाई है, तो वहीं से स्थापना किया। फिर बाद में जो अमेरिकन लोग से पैसा मिला तो इंसेक का स्थापना, तो इंसेक ने अपना रिपोर्ट जारी कर दिया कि मतलब कैलाली हिंसा में थारू लोग जो है दोषी है, ये करके जारी कर दिया। अब उसी तरह से जारी कर देगा आपको प्रदेश में नहीं, हर जगह जो आंदोलन में मारा गया मधेसी का ही गलती था, मधेसी लोग गोली चलाया तो बदले में जो है आपको, जैसे आपको रंगेली में कुछ दिन पहले आदमी मारा गया, तो समाचार में क्या आया कि जो है मधेसी लोग गोली चलाया, उसके बदले में जो है कार्रवाई, जो खुद जान बचाने के लिए पुलिस लोग जो गोली चलाया तो उसमें मधेसी लोग मारा गया, यही समाचार आया ना, है ना। तो समाचार का पकड़ उन लोगों के पास है जो कि आपको संघीयता आने के बाद भी आपके हाथ में नहीं रहेगा, है ना, तो उन्हीं लोगों के पास रहेगा। इसलिए आप संघीयता आने से आपका समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो समस्या क्या है पहले वो जानिए और उस हिसाब से समाधान ढूंढिए, है ना। यही बात अभी हम लोग किए थे, है ना, जो है थोड़ा फास्ट ही, अब बहुत ही 10 मिनट में हम खत्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर सीरीज पे जा सकते हैं। लगता उगता गए सब लोग, तो थोड़ा फास्ट वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए, संघीयता आने से इन चीजों के ऊपर जो है गारंटी नहीं हो सकता। मधेश का नौकरी मधेसी को मिलेगा, इस चीज का गारंटी नहीं होगा। कहता है कि संघ जब बनेगा तो 30,000 नौकरी और क्रिएट होगा, तो उसमें तो कहीं भी किसी भी जगह का आदमी आकर अप्लाई कर सकता है ना। उमला जुमला का आदमी आपके गाँव का काफी सचिव बनेगा, है ना, मधेसी को नहीं मिलेगा वो। उसी तरह से सीडीओ एसपी सब जो है पहाड़ी ही रहेगा। नागरिकता का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। वैदेशिक सुरक्षा नीति केंद्र बनाएगा। जब भी कोई विरोध होगा वो सशस्त्र पुलिस भेज देगा, आर्मी भेज देगा, या आर्मी को पुलिस के भेष में भेज देगा। जैसे सप्तरी में जो दमन हुआ था, भारदा में आदमी मारा गया, रुगनी में आदमी मारा गया, तो पुलिस ही मतलब आर्मी लोग क्या किया, पुलिस का ड्रेस पहन के आर्मी का मतलब बंदूक लेकर पहुंच गए वहां पे, क्योंकि पुलिस में उतना हिम्मत नहीं होता है, तो आर्मी लोग आकर मारा है, ये प्रमाण है वहां पर। तो इसीलिए संघीयता से समाधान नहीं हो सकता है। संघीयता से जो है मतलब आपको कभी भी अधिकार नहीं मिल सकता है। और होगा क्या, जैसे अभी 50 लोग मरा और बीच में ही आंदोलन छोड़ दिया मधेसी नेता सब। इससे पहले भी वही किया है ना। इससे भी पहले भी जो है
आपको जो पहला मधेश आंदोलन में आदमी सब मारा गया, दूसरा में भी मारा गया, टोटल लगभग 50 आदमी मारा गया, है ना। तो उसमें भी वही हुआ, आपको जो है मतलब आखिर में कुछ नहीं हुआ, समझौता किया और जो है मतलब ठगे गए, कुछ पोस्ट मिल गया, उपेंद्र यादव प्रधानमंत्री बन गया, विजय कुमार जसेदार प्रधानमंत्री बन गया, और राजेंद्र महतो या हृदय त्रिपाठी जैसे बहुत लोग मंत्री बन गए, अपने अपने कमाई किए, बस उसी में खत्म हो गया और कुछ अधिकार नहीं मिल पाए। तो वही होगा, मतलब केवल संघीयता के लिए लड़ेंगे तो यही होगा। तो करना क्या चाहिए हम लोगों को? तो आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए, है ना। आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए, नहीं तो हम लोगों का हाल क्या होगा? जैसे बर्मा में आपको रोहिंग्या मुसलमान सब है ना, रोहिंग्या आप लोग सुने होंगे, है ना। वहाँ पे बहुत अत्याचार हुआ तो मतलब ऐसा स्थिति आया कि उन लोगों को छोड़कर भागना पड़ा, है ना। भागना पड़ा तो जैसे कहाँ जाएगा, देश नहीं है उन लोगों के पास, इंडिया भी उसको नहीं लिया, बांग्लादेश भी उसको नहीं लिया, तो वो लोग जो मछुआरा था जो अपने नाव पे ही जो है रह गया और धीरे धीरे डूब के कई लोग उसी में मारा गया। मधेसी का भी वही स्थिति होगा, यदि हम लोग संगठित नहीं होंगे, लड़ेंगे नहीं, तो रोहिंग्या मुसलमान वाला हाल, सीरिया के लोग जो मारे जा रहे हैं वही वाला हाल होगा, है ना। या भूटानी शरणार्थी का क्या हाल हुआ, आज वो लोग जो है मतलब गायब हो गया, नेपाल भी नहीं लिया, इंडिया भी नहीं लिया और भूटान भी नहीं लिया, तो वो लोग जो है अभी कोई अमेरिका इंग्लैंड हो गए, छिनभिन हो गया। वही हम लोग संगठित नहीं होंगे, लड़ेंगे नहीं, वही हाल हम लोगों का भी होगा। इसीलिए आपको स्वतंत्र मधेश गठबंधन का निर्माण डॉक्टर सीके राव के नेतृत्व में, जो कि आपको अमेरिका में एक वैज्ञानिक थे, आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी है और सालाना जो है करोड़ों उनका तनख्वाह था अमेरिका में, तो वो उनको ये जागरण हुआ। उसी तरह से कई मित्रों को, कई लोगों को, जैसे आपको जागरण हुआ है आज या हम लोगों को जागरण हुआ है, तो सब लोग लगते जा रहे हैं। तो वो भी जो है आपको 2011 में जो है नेपाल आए और स्वतंत्र प्रदेश गठबंधन का निर्माण किए और आज़ादी के लिए लड़ाई में लगे हुए। तो आज़ादी का जो रोड मैप है ये, जैसे आप लोग पूछिएगा कैसे आज़ादी आप लोग कैसे लाएंगे, है ना। आप लोग पूछिएगा कि कैसे लाएंगे आज़ादी, तो जैसे करेंगे क्या, कैसे ये संभव है? जैसे आप लोगों को मन में लगता होगा कि नहीं आज़ादी जो है संभव नहीं है ना, आज़ादी में लगेंगे तो मारे जाएंगे, है ना, और जो बहुत क्षति होगा। जैसे कई लोगों का कहना है कि बांग्लादेश जो पाकिस्तान से आज़ाद हुआ उसमें 30 लाख आदमी मारा गया, तो मधेश में भी जो है 3 लाख आदमी को मरना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए बांग्लादेश का पॉपुलेशन तो ज़्यादा था, 1-1.5 करोड़, 10 करोड़ था, अभी तो 20 करोड़ है, उस टाइम में भी 10 करोड़ था जब आज़ाद हुआ। तो मान लीजिए 3% को कुर्बानी देना पड़ता है, इस तरह का जो है कुछ विद्वानों का मतलब कहना है ना। 3% जो है कुर्बानी देना पड़ेगा, इस तरह का कुछ विद्वानों का कहना है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हुआ है दुनिया में, हर जगह जो देश आज़ाद हुआ है, अभी कुछ दिन पहले क्रीमिया आज़ाद हुआ है, वहाँ पे तो आदमी नहीं मारा गया। उसी तरह से कुछ दिन पहले आपको जो स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह हुआ है, स्कॉटलैंड में तो एक भी आदमी मारा नहीं गया। उसी तरह से अभी कुछ दिन पहले स्पेन में कैटालोनिया नाम का एक देश अलग होने के लिए, आज़ाद होने के लिए जनमत संग्रह हुआ, एक भी आदमी मारा नहीं गया। और निशस्त्र रूप में मतलब संघर्ष करके भी ये बात संभव है, ये कोई खतरनाक बात नहीं है। ऐसा आज की दुनिया में इसलिए संभव है क्योंकि पिछले 1990 से लेकर अभी तक में पिछले 20 साल के अंदर में 30 देश आज़ाद हुआ है। जैसे कि नाम आप ले, सूडान आज़ाद हुआ है ना,
पूर्वी टिमोर आज़ाद हुआ है, उसी तरह से कई देश आज़ाद हुआ है। रोज़ मतलब कुछ दिनों में मतलब आज़ाद हो सकता है देश। उसी तरह से कई लोगों का तर्क है कि बहुत ही छोटा मतलब मधेश है ना, मतलब मधेश का एरिया जो है बहुत छोटा नहीं है। इस अभी जिस देश में है हम लोग, इससे कई गुना बड़ा है मधेश, है कि नहीं? अभी जिस देश में है, या इसके बगल में छोटा सा देश है कुवैत से तो 50 गुना 100 गुना बड़ा होगा मधेश, नहीं होगा? कतर से कितना गुना बड़ा होगा? 100 गुना बड़ा नहीं होगा मधेश, है ना? तो ऐसे ही तर्क डराता है लोग सब, कहता इतना छोटा, मतलब आपको ऐसा भी देश है। अभी मेरा भाई जो है 2-3 दिन पहले फिलीपींस के बगल में एक छोटा देश है, वहाँ गया था। केवल 28,000 लोग हैं वहाँ, वो भी एक देश है, संसार भर से मान्यता है उसका। तो मधेश का जनसंख्या तो 1.25 करोड़ है, क्यों देश नहीं बन सकता है? तो देश बनने के लिए एक आपको मतलब कानून है, अंतर्राष्ट्रीय मोंटेनेग्रो कन्वेंशन करके बोला जाता है ना? देश बनने के लिए 60 क्राइटेरिया है ना? देश बनने के लिए 60 क्राइटेरिया है। एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। निश्चित भूभाग तो हम लोगों का है ना, उसमें डिफाइंड है, उसको भगवान ने ही डिफाइन कर दिया है। मतलब एक महाभारत पर्वत बना दिया है और नीचे नदी सब है, तो पहले से डिफाइंड है, मतलब वो एरिया मधेश है। एक डिफाइंड मतलब जगह है, डिफाइंड पॉपुलेशन होना चाहिए, कहता है ना? तो डिफाइंड पॉपुलेशन पहले से है, 1.25 करोड़ रह रहा है, जिसका कि बोली चाली एक जैसा है, भाषा एक जैसा है, कपड़ा एक जैसा है, त्योहार एक जैसा है, कल्चर एक जैसा है। इस तरह मतलब एक मतलब यूनिफॉर्म तरह का लोग है ना? अलग अलग जात होगा, अलग धर्म होगा, जरूर है, मधेश में भी है, मतलब विविधता तो है ही मधेश में, लेकिन फिर भी एक यूनिफॉर्मिटी तो है ना। रंग एक जैसा है, मतलब सब काला है मान लीजिए, है ना? पहाड़ी सब काला काला का, तो रंग एक जैसा है, भाषा एक जैसा है ना? मैथिली और भोजपुरी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब मैथिली भाषी भोजपुरी मतलब एक जगह बैठ के मतलब बात करेगा तो हिंदी में नहीं भी बात करेंगे, एक मैथिली में बोलेगा एक भोजपुरी में बोलेगा, तभी दूसरे का बात हम लोग समझ सकते हैं, है ना? मतलब बल्कि नेपाली समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन भोजपुरी और मैथिली समझने में तो एक आपस में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो इस तरह से डिफाइंड एरिया है, डिफाइंड जो है आपको मतलब पॉपुलेशन। थर्ड क्राइटेरिया क्या है? उसका अपना एक सरकार होना चाहिए। अभी हम लोगों के पास नहीं है अपना सरकार, लेकिन ऐसा संभव है, क्योंकि माओवादी का जब जनयुद्ध हुआ था तो उन लोगों का एक अपना सरकार था। लोग जानते हैं, जैसे बाबूराम भट्टराई जो है जन सरकार का प्रमुख था, कई जगह पे वो लोग अपना शासन कर रहा था, हर गांव में उन लोगों का अपना सरकार था, पैरेलल गवर्नमेंट चलाया था, टैक्सेशन सिस्टम था, लोगों से टैक्स वसूल करता था, अपना कोर्ट था उन लोगों का, है ना? उसमें आपको मतलब जन अदालत में फैसला होता था। तो नेपाल में ही ये प्रयोग हो चुका है, पहले हो चुका है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। उसी तरह से चौथा चीज जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की दिशा में भी काम सब आगे बढ़ चुका है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि डॉक्टर सी के रॉस जो है भारत में कुछ ही दिन पहले गए हुए थे, वहाँ के मतलब हम लोग डर जाते हैं, लेकिन भारत सरकार ने उनका स्वागत किया, हर बड़े व्यक्ति से वो मिले। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये भ्रम फैलाया जाता है कि भारत जो है बिल्कुल मतलब विरुद्ध में है, भारत जब तक जो है साथ नहीं देगा तब तक तो कैसे आजाद हो सकता है, इस तरह का भ्रम है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो गए तो भारतीय पुलिस ने उनको पकड़ के जैसे नेपाली सेना को मतलब सुपुर्द कर दिया, ऐसा तो नहीं किया। उनका स्वागत किया, उनसे बातचीत किया, वो भी कोशिश किए अपने तर्क से जो है मतलब अपना तर्क पेश किए। कई पत्रिका में उनका मतलब इंटरव्यू आया, हिंदुस्तान टाइम्स में इंटरव्यू आया, आउटलुक में इंटरव्यू आया है, एक टीवी चैनल में भी इंटरव्यू आया, आप लोग सुने होंगे, ANI करके एक चैनल है। तो आराम से दिल्ली में रहे, वो घूमे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई मतलब यूरोपियन देश के राजदूतों से वो मिल चुके हैं और नैतिक समर्थन कई जगह से है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन समस्या कहाँ पे है? अभी हम लोग का तैयारी पूरा नहीं हुआ है। तो रोड मैप क्या है, मतलब कैसे हम लोग इस मतलब राह में आगे बढ़े? तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, संगठन मजबूत होना चाहिए, है ना? जैसे अभी हम लोग लगभग 40-50 लोग होंगे इस हॉल में, ठीक? तो पिछले 1.5 साल से हम लोग लगे हुए, लगभग 300 लोग UAE में जुड़ चुके हैं। तो नेपाल में तो दिन रात लोग लगा हुआ है, यहाँ पे तो एक शुक्रवार मिलता है, वो भी हर शुक्रवार संभव नहीं है, किसी शुक्रवार कपड़ा धोना रहता है, किसी शुक्रवार लोगों को मान लीजिए
है ना, कई काम रहता है। मान लीजिए घर पैसा भेजना रहता है तो आज उसमें जाना है, सैलरी वाला हफ्ता, तो उतना फुर्सत तो यहाँ पे नहीं है ना। लेकिन जो नेपाल में जो स्वराजी सब है वो लोग तो फुल टाइम लगा हुआ है, तो फुल टाइम नेपाल में लगभग आपको मतलब अभी 90,000 जो है आपको पूर्णकालीन सदस्य है जो दिन रात स्वराज के लिए मतलब लगा हुआ है। जैसे आप लोग इंटरनेट खोलिएगा तो आज जो है मर्दवार में कार्यक्रम था, आज धगदही में कार्यक्रम है ना, आज जो है रोहतक के इस गांव में कार्यक्रम है, आज सिराहा के इस गांव में जन्म संग्रह हुआ है। ऐसा आप लोग रोज सुनते हैं समाचार, है ना, रोज सुनते हैं। कभी कभी नेपाली पुलिस पकड़ता भी है, लेकिन पकड़ता है तो हम लोग भी अदालत जाते हैं, अदालत से वो लोग छूट जाता है। जैसे अभी राजेश सिंह और सद्दाम हुसैन मतलब रिहा हुआ 2-3 दिन पहले का खबर है ना। तो कोई डर का बात नहीं है। जैसे मधेश आंदोलन में लगने से तो 50-60 आदमी तो मारे भी गए, लेकिन स्वराज आंदोलन में लगने से आज तक किसी का हत्या नहीं हुआ है नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि आंदोलन का तरीका में भी अंतर फर्क है, उसमें हम लोग बाद में आएंगे और वो बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है। तो मतलब आपको जो स्वराज आंदोलन जो है मतलब इसको मतलब फॉर्मल इसका नाम क्या है, आपको स्वतंत्र मधेश गठबंधन नाम है। जो संगठन नेपाल में जो काम कर रहा है उसका नाम है स्वतंत्र मधेश गठबंधन, जिसका अध्यक्ष जो है डॉक्टर सीके राउत। और उसका मतलब हर जिला में संयोजक लोग है ना। और आपको राष्ट्रीय रूप से संयोजक जो है कैलाश महतो जी जो नवलपरासी के हैं, वो जो है आपको उसका जो है राष्ट्रीय रूप से जो है संयोजक कैलाश महतो जी है। जैसे कि आप लोग फेसबुक के पोस्ट सब में आते होंगे तो आप लोग देखेंगे इस तरह से एक ढांचा बन चुका है, संगठन बन चुका है पूरे देश में। हर जिला में 20 जिला में मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का मतलब आपको मतलब संयोजक लोग हैं। हर गांव में संगठन बन चुका है, मतलब एक भी आदमी हर गांव में मौजूद है, मिनिमम मतलब एक तो होना चाहिए, एक आदमी हर गांव में। तो इस तरह के आपको पूरे देश भर से 80-90 हजार जो पूर्णकालीन वॉलंटियर सब है, जो कि जरूरत पड़ने पे मतलब जो आपको गिरफ्तारी भी दे सकता है ना। कल गिरफ्तार जेल भरो आंदोलन शुरू हुआ तो आपको 80-90 हजार आदमी मौजूद है जो कि जेल जाने के लिए आपको तैयार है। अभी उस स्टेज में अभी मतलब आंदोलन नहीं पहुंचा, जब होगा ये भी एक मतलब। तो रोड मैप क्या है आप लोग पूछिएगा तो सबसे पहले संगठन है, लेकिन तो संगठन निर्माण यही क्रम है ना। अब अभी लोग यहाँ मिले हैं संगठन निर्माण के चरण में है, उसी तरह मधेश के हर गांव में लोग मिल रहे हैं संगठन निर्माण के चरण में। कई और प्लेटफॉर्म है, जैसे कि NRM एक प्लेटफॉर्म है, तो संसार भर के जो मधेसी सब उसको कैसे संगठित करेंगे, तो उसके लिए एक संगठन है। नॉन रेसिडेंट मधेसी एसोसिएशन एक संगठन है जो कि कतार में है, इस देश में है, अमेरिका में है। आप लोग सुने होंगे कि अमेरिका में भी जब मधेश आंदोलन में लोग जब मारा जा रहा था तो लोग जो है जुलूस निकाला था, अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने में जुलूस निकाला, ऐसा सुने होंगे। तो उसमें भी हमारे सब है, जैसे कि राम मनोहर शाह, इंद्रजीत यादव है, उसी तरह से आपको प्रबोध जायसवाल है, इस तरह कई जो है वहाँ पे स्वराजी लोग है जो कि उस जुलूस में शामिल था, उस जुलूस को नेतृत्व दिया। उसी तरह इंग्लैंड में भी आपको कमल थापा जो है आपको जो सुगोली संधि 1816 में साइन हुआ उसका 200 वर्ष पहुंच गया। अभी 2016 चल रहा है तो दिसंबर में आपको कमल थापा को 200 वर्ष मतलब नेपाल का अस्तित्व 200 वर्ष हुआ। अंग्रेजों ने दान में दिया तो अंग्रेज के पास मनाने की वो पहुंचा था। डाउनिंग स्ट्रीट जो वहाँ का प्रधानमंत्री का कार्यालय है, तो उसके बाहर में हमारे जो स्वराजी लोग पहले थे ओम प्रकाश नायक, ओम कुर्मी, ये लोग मौजूद था काला झंडा लेकर। और उसमें आपको आप देखे होंगे झंडा में स्पष्ट लिखा है कि जो है 1816 के संधि के तहत अंग्रेज को मतलब वो लोग किया है, हम लोग मधेसियों को बेच दिया, मतलब नेपाली को दे दिया, उस संधि को खारिज करो, संधि खारिज होगा तो हम लोग कैसे आजाद होंगे। तो इस तरह के संसार भर जो है मतलब कार्यक्रम सब हो रहा है। ये संगठन निर्माण का कार्यक्रम था। जब 10 लाख जब सदस्य संख्या जिस दिन पहुंच जाएगा मतलब स्वराज मधेश स्वतंत्र गठबंधन का, उस दिन हम लोग का आंदोलन शुरू करेंगे। उससे पहले वो आंदोलन करके 80-90 हजार आदमी को सड़क पर उतार के आप क्या करिएगा, कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। 10 लाख जब पूर्णकालीन कार्यकर्ता हो जाएगा तो
एक कार्यकर्ता कम से कम 10 आदमी को समझा सकता है, 10 जनता को, तब फिर जो आंदोलन शुरू होगा। आंदोलन का आज़ादी का मतलब रोड मैप क्या है, तो घोषणा होगा। अब आज से जो हम लोगों का आज़ादी आंदोलन स्टार्ट हो गया, तो फिर उसके लिए जनसभा होगा, जनचेतना होगा, है ना, समर्थन निर्माण होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको मतलब एक निर्वाचन आयोग गठन करेंगे, और उस निर्वाचन आयोग के मतलब अंतर्गत जो है पूरे देश में जनमत संग्रह हम लोग मतलब करेंगे, जिसका कि एक मतलब आपको मॉक रेफरेंडम जिसको बोला जाता है, एक मतलब सही का नहीं, मतलब एक मतलब भविष्य में पूरे देश में करेंगे, उसका प्रैक्टिकल अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 13 जिला में गाँव में उसका जो है मतलब प्रैक्टिकल जो है एक रेफरेंडम हो चुका है जनमत संग्रह, और आप लोग समाचार में पढ़े होंगे कि उस जनमत संग्रह में 400 लोगों ने वोट गिराया। 400 मधेश के गाँव में तो मतलब 40-50 वोट बदल हुआ, स्वाभाविक है, बदल तो होगा ही, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे नहीं होता, सही ढंग से छाप लगाना नहीं आता। तो बाकी जो मतलब जो 350 में से आपको 3 लोग ही जो है नेपाल में रहने के पक्ष में मतदान किया, बाकी सारे लोग जो है आपको जो है मतलब मधेश स्वतंत्र होना चाहिए इसके पक्ष में मतदान किया। और उसके बाद नेपाल सरकार क्या किया, तो उसमें मतलब कई लोगों को मतलब अरेस्ट किया जो उसमें शामिल था, जो आयोजक था, एक भगत जी है और भी लोग था। उनको जब फिर हम लोग जो कोर्ट गए, कोर्ट से वो लोग छूट कर बाहर निकल चुका है, कोई राजद्रोह का मुद्दा ठहर नहीं पाया, क्योंकि राजद्रोह का मतलब जो होता है, जब तक आप हिंसा नहीं करेंगे तब तक उसको राजद्रोह नहीं माना जाता है। बस विचार रखने से और शांतिपूर्ण तरीके से क्रांति करने से उसको राजद्रोह नहीं माना जाता है। मतलब इंडिया में भी अभी राजद्रोह का बात आ रहा है जगह जगह पे, जो मतलब जेएनयू वाले तो आप लोग सुने होंगे, तो वहाँ पे भी जो टोनी छोराम जी जो मतलब पूरे संसार का क्या कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता है, उन्होंने भी कहा है, और इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, और नेपाल में भी तो सीके राव की मामला में फैसला हो चुका है। सीके राव को मतलब आपको अरेस्ट किया गया था 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, आपको पता होगा, है ना। तो कोर्ट ने उसको राजद्रोह नहीं माना, केवल बोलने से राजद्रोह नहीं होता। जैसे अभी हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, मुझे साधारण होना चाहिए, तो ऐसे नहीं होगा। हाँ, काटने मारने के लिए यदि आप किसी को भड़काइएगा, काटने मारने के लिए तभी राजद्रोह, हिंसा के लिए जब किसी को भड़काइएगा तो राजद्रोह, तभी राजद्रोह का कानून बनता है। तो शांतिपूर्ण संघर्ष जो है राजद्रोह नहीं है, इसीलिए डरिए नहीं। वही डर के मामले में एक और हम आपको उदाहरण देंगे, पहले भी हम कई बार बोल चुके हैं, डॉक्टर सिंह के वीडियो में बोले हैं, लोग सुने होंगे। जैसे बहुत डर लगता है, बहुत लोग कहता है कि निकलेंगे तो खून कर देगा जुलूस, लेकिन हर जगह जुलूस निकल ही रहा है, तो देखे कहाँ खून किया है, नहीं किया है, लेकिन फिर उसका दूसरा आप लोग प्रश्न कर सकते, बहुत संख्या में निकलेगा तब खून करेगा, ऐसा भी आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, तो इसका मतलब आंसर ये है कि आप लोग सुने होंगे माओवादी सब सशस्त्र लड़ाई किया था, सशस्त्र लड़ाई किया, 10 साल तक किया, तो कितना उसमें आदमी मारा गया, 17,000 आदमी मारा गया। तो प्रति वर्ष 1700 आदमी मारा गया, यही हुआ 1700, मतलब प्रति वर्ष जो है मारा गया। तो प्रतिदिन का हिसाब लगाइएगा तो प्रतिदिन 5 आदमी मारा गया। माओवादी का जो सशस्त्र संघर्ष, तो सशस्त्र संघर्ष किस लिए था, राजा को घाट करने के लिए था, तो राजा को बैठा नहीं रहेगा, तो राजा को गोली चलाएगा ही, और वो लोग हथियार लेकर लड़ाई कर रहा था, शांतिपूर्ण संघर्ष नहीं करता है ना। हथियार लेकर लड़ेगा तो आर्मी पुलिस ऐसे नहीं बढ़ेगा, वो भी गोली चलाएगा, तो गोली चलाया, उसमें मारा गया है। तो लेकिन जब आप कंपेयर करिएगा, जैसे हम लोग घर से बाहर निकल के बस चढ़ते हैं, तो बस में भी तो एक्सीडेंट होता है, बस में भी एक्सीडेंट होता है। तो बस में एक्सीडेंट होता है, प्रतिदिन कितना आदमी मारा जाता है। आप लोग घर जाते हैं, रेडियो में सुनते हैं, यहाँ एक्सीडेंट हुआ, यहाँ आदमी मारा गया, पैदल चल रहा था, गाड़ी में आकर ठोक दिया, आदमी मारा गया। तो रोज 5 से ज्यादा आदमी मरता है, केवल 5 आदमी ही मरता है पूरे देश भर में, सवारी दुर्घटना में ज्यादा मरता है। तो सशस्त्र संघर्ष करने से भी ज्यादा सशस्त्र संघर्ष करने पे जो आदमी मारा जाता है, उससे भी ज्यादा संभावना क्या है, गाड़ी दुर्घटना में पैदल चल रहे, कोई गाड़ी आपको ठोकर मार दिया, उसमें मरने का संभावना ज्यादा है। तो घर से आप बाहर नहीं निकलेंगे, तो इसके डर से गाड़ी आपको मार देगा, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर से जरूर निकलेंगे आप। उसी तरह से सिगरेट पीने से 1 साल में नेपाल में 80,000 आदमी मरता है, सिगरेट पीकर, सिगरेट पीकर। तो फिर भी रोज आदमी लोग पी रहा है, तो
तो उससे तो कई गुना कम संभावना है आज़ादी के आंदोलन में लड़ने से मरने का, जबकि आज़ादी के आंदोलन में लड़ने से अभी तक कोई आदमी नहीं मरा। इसका कारण क्या है? सूझबूझ पूर्ण नेतृत्व, सही ढंग से भी नेतृत्व दीजिएगा तो आदमी नहीं मारा जाएगा। जैसे आप लोग, जैसे मान लीजिए रंगेली में आदमी मारा गया है, रंगेली में जो आदमी मारा गया, तो वहाँ पे एमआरए का कोई कार्यक्रम हो रहा था, तो वहाँ पे जैसे इस तरह से जोश, मतलब मधेसी पार्टी ने आदमी को भड़काया, मतलब जाओ वहाँ पे, मतलब ये करो, लड़ो। उसी दिन कार्यक्रम नहीं देने से होता, क्या जरूरी था उस दिन कार्यक्रम से? लोगों को गाँव से मतलब भड़का कर लाता है, हिंसा को उतारू करता है, तो आदमी मारा जाएगा। तो देखिए, तो ये भी जरूरी है, नेतृत्व किस तरह से हो रहा है। तो हमेशा से आपको स्वतंत्र मधेश गठबंधन क्या करता है कि हम लोगों का संघर्ष जो है शांतिपूर्ण रहेगा, शांतिपूर्ण में जो है आपको इस तरह का खतरा होने का संभावना कम है। और उसी तरह से आपको रोड मैप यही है, आपको अभी से जो चर्चा करते हैं, मतलब आपको पहले पूरे प्रदेश में जागरण फैलाया जाएगा, जब संगठन बन जाएगा, जब संख्या पहुंच जाएगा, तब फिर जो है आपको आंदोलन किया जाएगा। और आंदोलन का डिमांड क्या रहेगा कि जन्म संग्रह करो, हम लोगों को आज़ादी चाहिए। तो नेपाल सरकार तो नहीं मानेगा जन्म संग्रह करने के लिए, तो मधेश में खुद ही, जैसे अभी का जो निर्वाचन आयोग कौन है? मधेसी है। मान लीजिए सर रिटायर होंगे, उनको हम लोग बना सकते हैं कि आप जो मधेश का जो निर्वाचन होगा उसका आप निर्वाचन आयोग बन जाइए, कोई न्यायाधीश की अध्यक्षता भी बन सकता है। इस तरह से निर्वाचन आयोग बनाकर पूरे प्रदेश में हम लोग जनमत संग्रह करेंगे, और जनमत संग्रह में जब वोट आएगा कि नहीं, मतलब हम लोग आज़ाद होना चाहते हैं पूरा दुनिया, तो उस दिन जो है मतलब आपको प्रदेश को एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में मानना पड़ेगा। यही दुनिया का दस्तूर है। जैसे स्कॉटलैंड का उदाहरण लीजिए, कैटालोनिया का उदाहरण लीजिए, पूर्वी टीमोर की इंडोनेशिया से कैसे आज़ाद हुआ था? जनमत संग्रह के मार्फत से आज़ाद हुआ। जनमत संग्रह में यदि 50% से ज़्यादा जनता यदि वोट देगा कि हम लोग आज़ादी चाहते हैं, तो उसको मानना ही पड़ेगा। नहीं मानने से नहीं होगा, नहीं मानेगा, उसके मानने से क्या है? हम लोग घोषणा कर देंगे कि प्रदेश आज़ाद है, अपना सरकार है, एक निश्चित भूमि है, निश्चित पॉपुलेशन है, एक सरकार है उसका, और उसके बाद जो पूरे दुनिया का देश उसको समर्थन देगा, मान्यता देगा, है ना, मान्यता देगा।